नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स। तो ऐसे टॉपिक्स चूज़ किए जाएंगे जो आपके पर्सनल फाइनेंस को, आपके इन्वेस्टमेंट्स को अफेक्ट करें। एंड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अब स्पेसिफिकली फाइनेंशियल एंड बिजनेस आर्टिकल्स। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। सब लोग जानते होंगे इंडिया में हमारे रिजल्ट्स आए हैं सेंट्रल इलेक्शंस के, एंड मार्केट्स के लिए ये बहुत बड़ा शॉक रहा। अगर आप देखेंगे एग्जिट पोल्स आने के बाद मार्केट्स काफ़ी ऊपर थे और उसके बाद बहुत बड़ा क्रैश आया रिजल्ट्स वाले दिन। तो अब क्या हुआ है और आगे क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, हम इस आर्टिकल में ये डिस्कस करेंगे। अगर आप देखें यहाँ पे तो स्टॉक्स और इंडिसेस अच्छा खासा नीचे थे, 10% तक भी नीचे आ चुके थे कुछ इंडिसेस हमारे। एंड काफ़ी बड़ा ये क्रैश देखा जा रहा है। रीज़न सिंपल था कि एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट नहीं आए। स्टॉक मार्केट को पसंद है कि जो भी पार्टी आए वो मेजॉरिटी में आए, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो पाया, इसीलिए मार्केट नीचे आया। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर आप देखेंगे, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया रिकवरी है मार्केट में, और हम ये कल ही बता चुके थे लोगों को ऑलरेडी वीडियो बना करके कि जब भी ऐसे मौके आए आपको निवेश करना है अच्छी ब्लू चिप कंपनीज में, फंडामेंटली अच्छी कंपनीज में, थोड़े लंबे समय के लिए, ठीक है। टाइम फ्रेम छोटा मत रखिए, टाइम करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि बढ़िया स्टॉक पिक्स कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक्स अगर आपने पिक किए अच्छे, तो आज आप ज़रूर प्रॉफिट में होंगे। तो ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है, इसीलिए आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए हमेशा कुछ कैश खाली रखना चाहिए अपने पास। कोविड के वक्त कई लोगों ने, जिन्हें स्टॉक मार्केट पता नहीं था, जब पैसा लगाया तो आज वो बहुत ही इनॉर्मस रिटर्न्स पे बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कैश रिजर्व्स थे और इन्होंने एंट्री ऐसे टाइम पे की जब हर आदमी बेच रहा था, ठीक है। हर आदमी अपना स्टॉक्स को सेल कर रहा था, तब इन्होंने एंट्री की मार्केट में और बहुत ही बढ़िया वहाँ से आज मुनाफे पे वो बैठे हैं। वैसे ही आज देखेंगे आप, बढ़िया रिकवरी है, लेकिन कल मार्केट बहुत नीचे था। तो हमेशा बाय करने की कोशिश तब करें मार्केट में जब मार्केट में पैनिक हो, फियर से आदमी बेच रहा हो स्टॉक्स को। तो हमेशा हिस्टोरिकली ये बेस्ट टाइम रहा है एंट्री का। तो यहाँ पे देखिए, इंट्राडे निफ्टी नियरली 1900 पॉइंट्स नीचे था, 9%। सेंसेक्स 6000 पॉइंट नीचे था। बट आज क्या है, अगर आप देखेंगे कई सारे स्टॉक्स जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर अपना लाइफ हाई भी क्रॉस कर चुका है। अगर आप देखिए आज टीवीएस मोटर्स को, हीरो मोटोकॉर्प को, बजाज ऑटो को, ये सारी कंपनीज अपने लाइफ हाई पे चल रहे हैं, राइट। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर को देखें, कितना बढ़िया रिटर्न है। पूरे साल में जो रिटर्न नहीं आया, 2 दिन में दे दिया एफएमसीजी सेक्टर में। तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म कभी नहीं होती है, बस चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये क्रैश का मतलब यही था कि अपॉर्चुनिटीज़ चेंज हो गई है, दूसरे सेक्टर्स में है, दूसरे अलग टाइप के स्टॉक्स में है, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं है कि आप पैसा नहीं लगाना चाहिए, निकाल लेना चाहिए। आप इसको इस तरीके से लें तो आप सबसे बढ़िया तरीके से आप निवेश कर पाएंगे मार्केट में। आते हैं दूसरे आर्टिकल पर। गूगल कट्स एटलीस्ट 100 जॉब्स अक्रॉस क्लाउड यूनिट। अल्फ़ाबेट ओन गूगल 100 एम्प्लॉयज़ को निकाल रहा है अपने क्लाउड यूनिट से, सीएनबीसी ने रिपोर्ट किया। इसमें सेल्स, ऑपरेशंस, इंजीनियरिंग, कंसल्टिंग सारे पोजीशंस हैं। तो इनका ये कहना है कि हम अपने बिजनेस को इवॉल्व कर रहे हैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और आगे बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी है। एंड इनका कहना है कि हम कमिटेड है कि हम इन्वेस्ट करेंगे उन एरियाज़ में जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत क्रिटिकल है और हमारे को लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पे ले ऑफ की खबर बहुत आ रही है। कई कुछ दिन पहले अगर आप देखें, शायद पिछले महीने, हमने ये भी सुना था कि किस तरीके से गूगल जो इनकी कोर टीम्स हैं उन्हें भी शिफ्ट कर रहा है इंडिया में। तो ये इंपॉर्टेंट रोल वाली पोजीशंस भी यूएस से इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में ऑफ कोर्स इन्हें वही सेम माइंड, वही सेम इंटेलेक्ट का बंदा काफ़ी कम एक्सपेंस पे मिल जाता है यहाँ पे, जिससे काफ़ी सारा कॉस्ट अपना बचा पाते हैं। प्लस इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स की कमी बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखें कंपैरेटिवली यूरोप या यूएस में, तो इतना आसान नहीं होता अपने प्रॉपर रोल्स पे लोगों को हायर करना जितना इजी इंडिया या किसी दूसरे एशियन कंट्री में है, जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है बल्क में। ट्रम्प विल अपीयर ऑन बैलेट इन लास्ट प्रेसिडेंट प्राइमरीज ऑफ 2024। डोनाल्ड ट्रम्प, अब इंडिया के इलेक्शंस हो चुके हैं, तो अब यूएस के इलेक्शंस की बारी है। डोनाल्ड ट्रम्प का नाम आएगा बैलेट में ट्यूसडे को फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस हिज हिस्टोरिक कन्विक्शन ऑन फेलिनी क्राइम्स। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो कन्विक्शन हुआ इनका फेलिनी क्राइम्स पे। एंड कुछ हैंडफुल स्टेट्स हैं जो लास्ट रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल प्राइमरी कॉन्टेस्ट
होल्ड करते हैं 2024 का। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि क्या इस बार ट्रंप ट्रायम्फ कर पाते हैं बाइडन के अगेंस्ट, बिकॉज जो बाइडन पिछली बार हरा चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप को। इसके बाद काफ़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ी है डोनाल्ड ट्रंप को, काफ़ी सारे केसेस और काफ़ी सारे कन्विक्शंस भी। अब इससे हमें क्या फ़ायदा, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? और हमारे कई सारे रिश्तेदार यूएस में रहते होंगे इस वक्त ऑलरेडी। तो जो इमिग्रेंट पॉलिसीज़ है, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आप यूएस पढ़ने जाएँ या जॉब करने जाएँ, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी हो सकती है अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आते हैं वापस से। तो क्योंकि पिछली बार भी हमें देखने को मिला था यूएस आना और जाना यूएस से वॉज गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट उन लोगों के लिए जो वहाँ पर वीज़ा पे हैं, जो वहाँ पे ग्रीन कार्ड नहीं होल्ड करते। सो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा अगर आप पढ़ने भी जा रहे हैं वहाँ पर या कॉलेज में जा रहे हैं, कि ये चीज़ अनसर्टेनिटी लेके आ सकती है अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से आते हैं तो। लेकिन काफ़ी पॉपुलर भी हैं एंड काफ़ी एक्साइटेड भी हैं लोग इन्हें दोबारा देखकर। सो वी कैन अज्यूम कि ये पॉलिसीज़ जो भी इनकी होंगी ये लोगों को खुश करने के लिए होगी। एंड इंडियन डायस्पोरा काफ़ी बड़ा है वहाँ पे, चाइनीज़ डायस्पोरा भी बड़ा है। सो सबको ये अकाउंट में ज़रूर लेंगे बिफोर क्रिएटिंग एनी टफ इमिग्रेशन पॉलिसी। एंड ये उन लोगों को पनिश करना चाहते हैं जो इलीगली यूएस में आ रहे हैं। सो देखना होगा कि कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। कहीं इनकी पॉलिसीज़ ऐसा तो नहीं पिछली बार की तरह कि जो लीगली आ रहे हैं उन्हें भी परेशान किया जाए। बोर्ड रेडी टू मेक डिसीजन ऑन सक्सेशन। बोइंग के सीईओ का कहना है कि अब इनका बोर्ड रेडी हो चुका है सक्सेशन पे डिसीजन लेने के लिए। एंड उनके पास समय भी है कि वो ये डिसीजंस लें। अगर आप देखें इस वक्त कई सारी खबरें पूरी दुनिया से आ रही है कई सालों से कि किस तरीके से बोइंग के पार्ट्स में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखे जा रहे हैं। जैसे कि अभी अगर आप देखते हैं तो इंडिया में ही कितने सारे एयरप्लेन्स हैं। मैं आपको बता दूं बोइंग एयरलाइंस की कंपनी है, ये एयरप्लेन्स बनाती है, ठीक है। तो इंडिया में भी जो सबसे ज़्यादा प्लेन्स चलते हैं अगर आप देखेंगे वो बोइंग के होते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारी कंप्लेंट्स आई, बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस एंड फॉल्स आ रहे हैं, क्वालिटी को लेके बहुत सारे कंसर्न्स हैं इस कंपनी से, जिसके बाद हो सकता है यही रीज़न से इनके चीफ एग्जीक्यूटिव को रिटायर किया जा रहा है एंड इनकी जगह पे किसी और को लेके आया जा रहा है। वोल्वो इज़ टू इशू वर्ल्ड्स फर्स्ट ईवी बैटरी पासपोर्ट। वोल्वो कार लॉन्च कर रहा है दुनिया का सबसे पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट। तो यहाँ पे क्या करेगा ये जो भी रॉ मटेरियल्स यूज़ कर रहा है, अपने कंपोनेंट्स यूज़ कर रहा है, ठीक है, ये उनका ओरिजिन्स इसमें मेंशन करेगा, जैसे कि रिसाइकल कंटेंट, कार्बन फुटप्रिंट इनके फ्लैगशिप EX90 SUV का जो अभी प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला है। सो ये पासपोर्ट डेवलप किया गया है वोल्वो के द्वारा, जिसे ओन करती है चाइना की गीली। यस, तो चाइना की जीली कंपनी है जो ये ओन करती है वोल्वो को। वैसे ही काफ़ी सारी कार कंपनीज है जिनको एक्वायर किया है चाइना ने, जैसे कि MG हेक्टर, MG मोटर्स आप देखते हैं इंडिया में अब ये पार्टनरशिप कर रहा है JSW ग्रुप के साथ, बट ये कम्प्लीटली ओन्ड है बाय चाइनीज़ ग्रुप। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे मोटरसाइकिल की कंपनीज बेनेली जिसे चाइना ओन करती है, जिसे चाइना ने खरीद लिया है। तो वोल्वो भी इसी तरीके से इस वक्त चाइनीज़ ओन कंपनी है, ना कि स्वीडन की कंपनी। तो यहाँ पे पार्टनरशिप किया है इन्होंने UK के स्टार्टअप सर्कुलर के साथ। एंड ये ब्लॉकचेन को यूज़ करेगा सप्लाई चेन को मैप करने के लिए। एंड यहाँ पे ये पूरी तरीके से डेटा को मेंटेन करेगा कि कहाँ से आपकी बैटरी को लाया गया है एंड इसका फुटप्रिंट कितना है, कितना पोल्यूशन क्रिएट हुआ है इसकी वजह से। ओपेक ऑयल आउटपुट राइजेज इन मे लेड बाय नाइजीरिया एंड इराक। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, अगर आप देखें तो इनका प्रोडक्शन आउटपुट इंक्रीज़ हो गया है। क्यों? क्योंकि नाइजीरिया और इराक ने हायर एक्सपोर्ट्स किए हैं, ठीक है। काफ़ी सारे मेंबर्स कह रहे हैं कि हम वॉलंटरी कट कर रहे हैं, मतलब डिसीजन तो नहीं लिया है कट करने का, बट हम स्टिल प्रोडक्शन को कट करेंगे ताकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम को बढ़ाया जा सके। लेकिन इराक जैसी कंट्रीज़ और नाइजीरिया जैसी कंट्रीज़ ने इनकी बात को सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दिया, जिसकी वजह से प्राइस पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, और जिन कंट्रीज़ ने प्रोडक्शन को कट किया है उनका भी नुकसान इससे हो गया होगा। सो वी हैव टू सी कि आगे नाइजीरिया इराक क्या इसी तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं अगर दूसरी कंट्रीज़ प्रोडक्शन को कम करती हैं। US जॉब ओपनिंग्स फॉल मोर देन एक्सपेक्टेड इन अप्रैल। US में जॉब ओपनिंग्स एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा नीचे आ चुका है पिछले 3 साल में।
तो लेबर मार्केट की कंडीशंस अभी सॉफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन के अगेंस्ट आगे और लड़ सकता है। तो लेबर डिमांड 2,96,000 हो चुका है, 2,96,000 नीचे आ चुका है टू 8.59 मिलियन। एंड यहाँ पे अगर आप देखें ये लोएस्ट लेवल है फरवरी 2021 से। यस, 2021 से लेके अभी तक 2024 तक ये सबसे लोएस्ट लेवल पर है। और लेबर डिपार्टमेंट का ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने कहा कि अपनी जॉब ओपनिंग्स एंड लेबर टर्नओवर सर्वे में, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्यों है मैं बता दूं कि यूएस में देखिए इस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ है कि इन्फ्लेशन अगर आप देखें यूएस में कई बार स्पाइक कर जा रहा है, बढ़ जा रहा है अचानक से, राइट। सो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है जॉब ओपनिंग्स को लेके कि यूएस में डर ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिसेशन आ रहा है, कि मंदी आ रही है। लेकिन अगर आप देखें जॉब ओपनिंग्स अगर यहाँ पे बढ़े तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में ग्रोथ हो रहा है, रिसेशन नहीं है और जॉब्स भी बढ़ रही हैं। लेकिन अगर जॉब ओपनिंग्स गिरे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट में ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है, हायरिंग कम चल रही है। तो जिसकी वजह से फेडरल रिजर्व क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है, तो वो ये भी चाहता है कि किसी तरीके से मार्केट में महंगाई को कम करने के लिए कंजम्पशन को भी कम किया जाए। और इसीलिए कई लोग कह रहे थे कि फेडरल रिजर्व खुद जानबूझ करके हो सकता है यूएस को पुश कर दे रिसेशन की तरफ, बट ऐसा अभी तक हमें देखने को मिला नहीं है। बट लेट्स सी आगे क्या कमेंट्स आते हैं फेडरल रिजर्व की तरफ से। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल।